रिस्पॉन्स देखा है तो काफ़ी वो भी इनकरेज हुए हैं। उन्होंने कहा जी हम भी डिस्कस करेंगे अपने पेपर्स। तो मैं कहा जी अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। तो वो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा स्टूडेंट्स को, और ये सारे रिकॉर्डेड होंगे। यानी अगर कोई अगर नहीं देख सकता उस वक़्त मौके पे, तो ये रिकॉर्डेड लिंक्स भी सबको जो है वो शेयर कर दिए जाएँगे, ताकि कोई जब भी पूरे दिन में जब भी उसको टाइम मिले, वो पेपर सामने रखे, सॉल्व करे और टीचर की डिस्कशन सुन ले कि भाई मैंने ठीक किया या नहीं किया ना। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बड़ी जो मेरा मकसद था कि इसमें से लूट-खसूट नहीं करनी और बड़ा इसको अ, एक आइडियल पैकेज के तौर पर इसको लेके चलना है, तो उसका काफ़ी जो है वो अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स भी आया, और काफ़ी टीचर्स ने भी अच्छा इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। सो और टेस्ट हमने दे देना है, तुम फ़ौरन करो या अगले दिन करो या शाम को करो, बच्चों वाली बात करते हो यार तुम लोग भी। मेरी तरफ से तुम टेस्ट ना करो, हमने टेस्ट अवेलेबल करा देना है, आप सेम डे कर लो, आप अगले दिन कर लो, तो ज़रूरी नहीं है आपने उसी वक़्त करना ना, वो तो आप पे आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी कर लो टेस्ट। ऑनलाइन जो हो रहा है ना, कौन-सा हम ये कह रहे हैं कि उस वक़्त टेस्ट देने के बाद हम टेस्ट वापस ले लेंगे, बच्चों वाली बातें ना करो। ओए शुक्र है ये बंद हुए स्पीकर इनके। वो इनके स्पीकरों की वज़ह से मैं मूड में नहीं नज़र आ रहा था, कमबख्त दिमाग में वही चल रहा था। लियाकत अली गूगल फॉर्म में नहीं, मेरे फार्म हाउस में होगा, आना है? 15 दिन से हम जो है वो अलाप लगा रहे हैं, और इसको अभी तक जो है वो पता ही को नहीं। गूगल फॉर्म पे होगा टेस्ट जहाँ। अच्छा जी, नेवरदलेस कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज्ड दिस इन्विटेशन ऑफ यूनिटी। अब हमने इसके रिफ्यूज़ल को इस तरह नहीं देखना कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे, ये एंटी मुस्लिम थे, क्योंकि ये जब आप नैरेटिव बनाते हैं ना, तो फिर फ्रीडम मूवमेंट समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। सो जनाब, व्हाई कांग्रेस रिफ्यूज्ड? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1920s की है ना जी, ये समझती थी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, बस। तो किसी भी तरह की अब रिफॉर्म्स, किसी भी तरह की यूनिटी, इनसे तो ब्रिटिश तो मौजूद रहेंगे ना इंडिया में, तो अब हमने बस ब्रिटिश को निकालना है। सो दे नॉट ओनली रिफ्यूज्ड, बट दे आस्क्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कि हमें ज्वाइन कर लो फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के लिए हमें हमारे साथ हम मिलने के लिए तैयार हैं। ये रिफॉर्म्स वगैरह और ये यूनिटी इसलिए कि जी इंडिया में अंग्रेज रहेंगे, सॉरी जी, अब हमें नहीं ये करना जी। सो उनका अपना पर्सपेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेवरदलेस 1928 फरवरी के महीने में साइमन कमीशन इंडिया आ गया। ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार थी इससे मिलने को, ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का ख्याल था कि कोई मुस्लिम मेंबर तो है ही नहीं इस कमीशन का, तो ये मुस्लिम्स के इश्यूज को तो समझ ही नहीं सकते। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड इंडिपेंडेंस।
कि कोई ऐसा कमीशन जो इंडिपेंडेंस पे बात करे, हम उससे बात करें। तो जनाब प्रोटेस्ट होने, तो फिर जब दो बड़ी पार्टीज नहीं राजी तो प्रोटेस्ट तो होने ही होने हैं। फिर ये प्रोटेस्ट इतने शदीद हुए हैं कि उसकी वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, वजीर अमूर हिंद, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको जो है वो तलब कर लिया कि भाई इंडिया की पॉलिटिक्स के की इंटेंसिटी, उसके डायनामिक्स को समझे बगैर कि इंडियंस चाहते क्या है, आपने जनाब भेज दिया एक क्या कहते हैं कमीशन बना के, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जितने लोग हैं ना जी, भगत सिंह वगैरह, ये सब पॉपुलर हुए हैं 1928 में उन प्रोटेस्ट की वजह से जो उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ किए। यहां से इनकी पॉपुलैरिटी बनी। सही है जी। सो मामला काफी खटाई में जा रहा है। लेजिटिमेसी कैसे बनेगी? लेजिटिमेसी ऑफ साइमन कमीशन। क्या साइमन कमीशन अपनी मर्जी से सजेशंस दे देगी जी? अगर दे देगी तो यूके में सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं है, यूके में भी तो अपोजिशन पार्टीज मौजूद हैं, अंग्रेजों में भी तो अपोजिशन मौजूद है, अपोजिशन की जमातें। वो हिला नहीं देंगी ईवानों को कि भाई इंडियंस की मर्जी तो आपने पूछी ही नहीं और अपने सजेशंस खुद ही दे दी। तो लेजिटिमेसी कैसे बनाए साइमन कमीशन की? सो जनाब पार्लियामेंट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को तलब कर लिया कि जी इंडियन से पूछो, आप क्यों नहीं पूछते? तो जी ठीक है जी, पूछ लेते हैं इंडियन से कि इंडियंस भी बताएं जी उन्हें क्या चाहिए। अब ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इस कॉल पे जो 1928 में आई कि लेट द इंडियंस स्पीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि भाई इंडियंस भी सभी तो पूछो उनको क्या चाहिए। इसका जवाब फिर इंडियन लीडरशिप ने दिया। 1928 में ही इंडिया की तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई और इन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ना आपको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि अब भी तो तकरीबन ऑल इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज सब इकट्ठी हुई। तो जब जिना कह रहा था 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में यूनिटी कर लें, तब तो नहीं की। अब 28 में ऑल पार्टीज इकट्ठी हो गई। ये क्या बात हुई? कांग्रेस का ये बड़ा वाइब्रेंट मेंबर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का बाप, उसने हेड किया इसको नेहरू रिपोर्ट, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो इशू ये है कि इनमें फर्क है। ये यूनिटी थी मिलके सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट की। ये यूनिटी नहीं थी, ये बस एक ऑल पार्टीज का इकट्ठा होना था, कोई इत्तेहाद नहीं था। एक ऑल पार्टीज सारी जमातें आओ जी एक जगह इकट्ठी हो जाए, और ये इस सवाल का जवाब था कि व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए। तो हम तो फिर बताएंगे ना जी हमें क्या चाहिए। यानी एजेंडा क्लियर नहीं है, एजेंडा हम खुद बताएंगे। तो इसी फर्क है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सो खैर ये नेहरू रिपोर्ट सामने आई सेम ईयर 1928 में, नेहरू रिपोर्ट सामने आई। ये एक एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट है जी, एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट। यानी दुनिया की, पूरी वर्ल्ड की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है
यानी जहां जहां पर अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या जिसने कब्जे करके हुकूमतें बनाई दुनिया में, उस कॉलोनियल हिस्ट्री में अगर कोई बेस्ट डॉक्यूमेंट लोकल पीपल, लोकल पॉलिटिशियंस ने बनाया तो वो नेहरू रिपोर्ट ही है। बट had there been one nation in India, अगर इंडिया में एक ही कौम होती तो ये एक बेस्ट डॉक्यूमेंट था जी। समझ आ रही जी? तो इंडिया में तो एक नेशन नहीं थी। तो इस नेहरू रिपोर्ट में ऐसा था क्या? आए जी पहले इसको समझते हैं। क्योंकि इसी नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे, इसी नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में। तो हमें फिर पता होना चाहिए कि ये नेहरू रिपोर्ट थी क्या। नेहरू रिपोर्ट बड़ा मजेदार डॉक्यूमेंट है, इजी नहीं लेना है इसको। नेहरू रिपोर्ट को बहुत ही मजेदार डॉक्यूमेंट है। नेहरू रिपोर्ट में था जी नहीं, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। यानी मुकम्मल इंडिपेंडेंस की बात नहीं, डोमिनियन स्टेटस की। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? यानी कि एक मुल्क, एक इलाका, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार होगा, लेकिन उसकी एसोसिएशन, उसका लिंक विद यूके वो रहेगा। जैसे आज आज अभी इस वक्त की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इस तरह कई वेस्ट इंडीज के कई आइलैंड्स, इनमें से अभी एक बारबाडोस, वो अभी रिपब्लिक बना है, उसने अपने आप को डोमिनियन से निकाल लिया अभी ये 2021 में। तो इंडिया एक डोमिनियन स्टेटस हो, मुकम्मल आजादी नहीं, लेकिन अपने मामलात में मुकम्मल आजाद, एसोसिएशन या लिंक होगा यूके के साथ, दैट्स इट। तो हम जनाब डोमिनियन स्टेटस होगा इंडिया का। सेकंड, इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। हमारा जो इंडिया फिर एक डोमिनियन स्टेटस होगा, उसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उर्दू में वहदानी तर्ज हुकूमत। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर के पास ज्यादा पावर्स होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जनाब नीचे सूबों को हमने कितनी फिर पावर्स देनी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंटर ज्यादा वो होगा, पावरफुल होगा। सही है? फिर उस इंडिया में जो ये डोमिनियन स्टेटस होगा, उसमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा जी, दो ऐवान। कोई नई बात नहीं, ब्रिटिश ने 1919 से शुरू तो कर दिया हुआ था। एक होगी इंडिया की सेनेट और एक होगा इंडिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के होंगे 500 मेंबर। आज मतलब आप समझ लें नेशनल असेंबली, आज के लिए समझ लें। और सेनेट के होंगे 200 मेंबर इंडिया के। सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, सेनेट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जिस तरह आज होता है हमारे यहाँ, यही काम चल रहा, ये बनेगा जी। ठीक है जी। आउट ऑफ दीज 500, 125 सीट्स मुस्लिम्स को देंगे जी। ये मेंशन किया गया, लिखा गया कि देंगे सीटें। सही जी। यहां पर भी 50 सीट्स मुस्लिम्स को देंगे जी, आउट ऑफ 200। सही जी। ये होगा पावरफुल हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो अपर हाउस है वो ये होगा जी, और ये लोअर हाउस होगा। ये उस वक्त ये तय किया गया। सही है जी। इसके बाद इसमें था कि इंडिया में हम रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आएंगे। रिलेटिव यानी सेंटर विल डिसाइड द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी टू अ प्रोविंस। किसको कितनी ऑटोनॉमी देनी है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, तो सेंटर विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द रोल played by a province in India। जिसका रोल जितना बेहतर होगा, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आती जी? क्लियर है जी? तो ये बड़ा अच्छा जो है, जबरदस्त था। समझ आ रही है जी? समझ आ रही है जी? मुकाबले का फिजा पैदा होगा इनके दरमियान, सूबों के दरमियान, कि हाँ भाई आ जाओ, जिस जिसने जैसा अच्छा रोल प्ले करना है आ जाए। क्लियर है? वो ये आज क्लास कितने बजे शुरू की है? ओहो अच्छा, इस पे टाइम ही मेरे पास अभी 7:40 हो रही है। ओहो अच्छा, इस लैपटॉप का टाइम पीछे है, बड़ा धोखा लग गया। 8:40 हो गई। ओके ओके, ठीक है। सॉरी सॉरी। मैं तो परेशान ही हो गया, मैं क्या ये क्या हो गया। फिर इसमें था सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा याद रखिएगा, सिंध जो है ना जी, ये 1843 में कैप्चर किया था, कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश।
1843। और सिंस 1843 इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे। इंतजामी तौर पर इसको हिस्सा बना दिया गया था उसका बॉम्बे का। अलहदा सूबा नहीं था, इंतजामी लिहाज से बॉम्बे के सूबे का हिस्सा था। तो ये मुसलमानों की भी डिमांड थी। तो नेहरू रिपोर्ट में था ठीक है जी, सिंध को सूबा बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी जनाब अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी कि भाई फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल वायबिलिटी है या नहीं है। एक कमेटी बनाएंगे, वो अपनी रिपोर्ट जमा कराए। फिर अगर कमेटी ने कह दिया कि वायबिलिटी है, ओके है, तो फिर इंडिया का जो हमारा ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, इससे इसको पास करवा लेंगे। यानी एक पूरा प्रोसेस ना जी, प्रोसेस भी, यानी कि ना सिर्फ इन्होंने इसको गो अहेड दिया, बल्कि प्रोसेस भी मेंशन कर दिया कि जी कैसे ये अलहदा सूबा होगा। पहले कमेटी बने, वो अपनी रिपोर्ट दे, और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हम इसको जनाब अप्रूव कर देंगे। सिंध बॉम्बे से अलहदा होना चाहिए। ठीक है बात। फिर रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान, बिल्कुल होनी चाहिए जी, क्यों नहीं होनी चाहिए, ये मुसलमानों की भी डिमांड थी। तो फर्स्ट स्टेज पर बेसिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलतें पहले वो मुहैया की जाएं, और बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के बाद देन फिर पॉलिटिकल प्रोसेस, पूरा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी फिर की जाएंगी। असेंबलियां बनाई जाएंगी, इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल जी, एक बिल्कुल ऑनेस्ट कॉन्टेक्स्ट में तो जबरदस्त है, हम करेंगे जी। सही है जी। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट, एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। यानी टिल 1928 इंडिया में जो वोटिंग राइट्स है ना जी, वो सबके लिए नहीं थे। यानी 1892 से 1919 तक वोटिंग राइट्स सिर्फ यूनियंस, बार काउंसिल्स, इन्हीं के मेंबर्स के पास थे। ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा, ट्रेडर्स की यूनियंस, इन्हीं में इलेक्शन होते थे। इन्हीं से बंदा इलेक्ट होके जी असेंबली में आ जाएगा इंडियन। 1919 से आप ज़रा 1928 में 1919 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो टैक्स पे करता है वो भी वोट कर सकता है, जो प्रॉपर्टी रखता है वो भी वोट कर सकता है, और ये सारे तो हैं ही हैं। क्योंकि 1919 से अब आपने असेंबलियों में सीटें बढ़ा दी थी ना थी, तो फिर वोटर भी तो ज्यादा चाहिए आपको। नेहरू रिपोर्ट 1928 की कहती है कि इन सबको खत्म करो, और बस अडल्ट फ्रेंचाइज, हर बालिग आदमी वोट कास्ट कर सकता है, टैक्स देता है, प्रॉपर्टी रखता है नहीं रखता। अच्छा, यहाँ टैक्स, प्रॉपर्टी और जो है वो
लिटरेरी भी, लिटरेरी पढ़ा लिखा बनना। तो ये सारे खत्म करो और अडल्ट फ्रेंचाइज हो जी। ये भी अच्छी बात है, जमहूरियत मुस्तहकम होती है इससे। फिर आखिरी चीज जो थी वो थी ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो खत्म करो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स अडल्ट फ्रेंचाइज पे। यानी अभी तक के इंडिया में सिखों को और मुस्लिम्स को मिला था 1909 में, सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला 1919 में। तो इनके भी खत्म करो जी, जरूरत नहीं है। हम एक इंडिया, ये जो कम्युनलिज्म है ये इंडिया के लिए जहर है। और मजहब के नाम पे ये जो वोटिंग भी डिवाइड की हुई है ये नहीं होनी चाहिए। वी ऑल आर वन नेशन, हम एक कौम है और एक कौम के लिए एक फ्रेंचाइज होनी चाहिए जी, एक तरीका जिसके जरिए सारे जो है वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। हमारा आपस का फिर मसला है ना कि किस कम्युनिटी को कितनी सीटें जो है वो देनी है, एडजस्टमेंट करनी है, तो वो हम करेंगे, वो हमारा आपस का मसला है। सो एक यूनाइटेड इंडिया, एक कौम, मीनिंग देयर बाय के सीट्स will not be reserved especially in provinces on communal basis। मजहब की बुनियाद पर जो है वो हम ये नहीं होने देंगे इंडिया में, सूबों में खास तौर पे, सेंटर में नहीं, सूबों में। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स पे आ जाएंगे सारे, सही है जी। सो बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त जो है वो अपनी तरफ से ये पूरा मॉडल था। चीदा चीदा पॉइंट हमने इसके जो है वो देखिए, सही है जी। लेकिन फिर जिना ने इसको क्रिटिक किया है और जिना का क्रिटिक जो है वो 14 पॉइंट्स की सूरत में सामने आया। 14 पॉइंट्स ना आते तो ये नेहरू रिपोर्ट, इसका ये जो पर्सपेक्टिव है ये तो छा छू गया था, सबने मान लिया था कि हाँ भाई ये तो बेहतरीन है, इससे बेहतरीन तो डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं। समझ आ रही जी। तो अब फिर देखते हैं फिर जिना ने कैसे इसको क्रिटिक किया और इसके क्रिटिक से जो जिना ने आर्गुमेंट्स डेवलप किए हैं वहां से जिना की विजडम, पॉलिटिकल विजडम डेवलप हुई है। हर क्लास में कोई ना कोई अपनी बैंड खुद बजवाता। इखलास सलीम साहब, like you said, all parties gathered on one page to compile this report। तो मैंने ये कब कहा कि जिना was part of this report, all parties। और जिना, जिना पार्टी का नाम है, जिना एक लीडर का नाम है। like you said, all parties। समझाने की कोशिश तो कर रहा हूं, ठीक है, पर ये आप लोगों का कसूर नहीं है। आप लोग जिस तालीमी निजाम से आए हैं उसका कसूर है सारे।
मैंने कब ये कहा कि जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस नेहरू रिपोर्ट का हिस्सा थे। वो इसकी सिटिंग्स में बैठे, उन्होंने बातचीत की। जिन्ना तो इंग्लैंड में ये था, इसमें यूरोप गया हुआ था इस टाइम में, 1928 के मिड से लेके ऑनवर्ड आगे ना। बस ये होता रहता है। तो कल फिर आपको बताएंगे फिर जिन्ना ने कैसे इसको रिजेक्ट किया। वो 14 पॉइंट्स जो हमारी तारीख में उसको समझा जाता है कि भाई जी ये तो बहुत ही कोई मुश्किल चीज है, इंतहाई आसान चीज है। देखते हैं कल। बाजी सना, ये तेरा कोई ना हजारवा मैसेज आज की क्लास में, और किसी का मैसेज आया है कि बस तूने अपनी इज्जत अफजाई करवानी है? भाई मैं क्यों पूछ लूं? सीधा सीधा सा हिसाब है कि जब कोई एक बच्चा लिखता है ना कि आवाज लो आ रही है, तो अगर बाकियों को लो आ रही होती है ना तो लाइन लगा देते हैं सारे कि वॉइस लो, नेटवर्क इशू, वॉइस लो। ठीक है जी। आप ना मेरी बहन अपने कानों का ना मैल निकलवाएं, ठीक है? तो उससे इंशाल्लाह फाका होगा। एक मिनट रुक, जो है यार, ऊपर कोई सवाल आया था खिलाफत मूवमेंट पे। यार मैं इन पर्सन जो है ना वो कमेंट नहीं करता। मैं उस पे स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वो के अजीज के सोर्स से पढ़ लें या किसी टेक्स्ट बुक से देख ले। मैं इन पर्सन वो मेरी आइडियोलॉजी के साथ ना मैच ही नहीं करता टॉपिक। तो उसको पढ़ाते हुए जो है वो काफी लोगों की दिल आजारी हो जाती है उस पर बात करते हुए। तो मैं उस पर यही सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट उसको एक नोट्स फॉर्म में याद कर ले, मेरे ओपिनियन से दूर ही रहे, क्योंकि मैं तो फिर अमीबाजी एक कर जाता हूँ सारी लीडरशिप की। और फिर मैं ये भी बताता हूँ कि इकबाल कैसे गंदी गंदी गालियां निकालते थे खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स को, गंदी गंदी गालियां। और खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स इकबाल को गंदी गंदी गालियां निकालते थे। ठीक है। सो इग्नोर करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो के जी इसकी किताब से देख लें या वो सईद बट की किताब से देख लें, समझ लें। मुझे नहीं आता खिलाफत मूवमेंट। बहुत कुछ हुआ खिलाफत मूवमेंट की वजह से, बहुत बड़ा कंजर खाना था। ओके जी। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर दूं कि 1 फरवरी लास्ट डेट है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं